हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। आई होप कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक दैट इज क्वांटम नंबर। तो बड़ा सा हेडिंग तो डाल दो क्वांटम नंबर और उसमें ब्रैकेट में लिख देना कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन समझेंगे ध्यान से। पहली तो बात ये आया कैसे और इसकी क्या जरूरत पड़ी उसके बारे में अपन बात करते हैं। ध्यान देना, जो बोहर मॉडल हमें दिया गया था, बोहर मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर माना गया था और बोला गया है कि बोहर ने कि न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है, ये बोहर ने बोला। लेकिन जब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आए तो यहां पर क्या बोला गया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो वो अपने साथ एक वेव नेचर भी शो करता है, अपने साथ एक वेव भी जनरेट करते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर बोहर मॉडल जो है वो फेल हो चुका है। फिर इसके बाद में एक नए साइंटिस्ट आए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नाम से उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नाम से एक मॉडल दिया। उस मॉडल का उन्होंने जो एक बड़ी सी इक्वेशन उन्होंने दी है, शायद आपने देखी हो, नहीं देखी तो अपन पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। वो जो इक्वेशन उन्होंने दी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो अपन आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। उस इक्वेशन के रिजल्ट्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है, हमारी जो मूवी है, ये द एंड से शुरू हो रही है, मतलब एकदम हमारा लास्ट सीन इसमें अभी चल रहा है। जो इनिशियल पार्ट है, मतलब जो श्रोडिंगर वेव मॉडल का जो इनिशियल पार्ट है वो अपन आगे के लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि तब स्टोरी इसी तरीके से आपको समझ में आएगी। पहले हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स दिए किन्होंने, तो मैं नाम तो पहले बता देता हूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिले हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है वो अपन आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्लियर है चीज अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दी अपन ने, स्टार पॉइंट डाल के लिख देना क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो लिख देना सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 ऐसे नंबर विच गिव क्लियर आइडिया अबाउट एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख दो जल्दी से। हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप, उसका ओरिएंटेशन और उसकी स्पिन, इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके बारे में पता करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो चार नंबर्स जिनके द्वारा हम इन सब चीजों के बारे में क्लियर आइडिया ले सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। लिख दो जल्दी से, हो जाएगा ये, लिख दो जल्दी से। अब बात करते हैं शेल। ध्यान देना, ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है ना, ये 4 क्वांटम नंबर्स, हर क्वांटम नंबर का एक पर्टिकुलर मोटिव होता है। मतलब जैसे मान लो अगर मुझे ऑर्बिट या शेल को डिस्क्राइब करना है, ऑर्बिट या शेप को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया। अगर मुझे सब शेल को डिनोट करना है या सब शेल को डिस्क्राइब करना है तो मुझे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दिया गया। ये सारे जो मैं बता रहा हूं चारों क्वांटम नंबर, इनमें से 3 क्वांटम नंबर्स तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं और एक क्वांटम नंबर जो स्पिन वाला हम पढ़ेंगे ये वाला एज्यूम किया गया। तो चलो समझो, शेल या ऑर्बिट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते हैं, नाम मत लिखना, अभी इंडिविजुअली अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। सब शेल को एल से डिनोट करते हैं, ऑर्बिटल को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और एस स्पिन को एस से डिनोट करते हैं। अभी ध्यान देना, ये थोड़ा सा समझ में आएगा अभी आपको, अपन इंडिविजुअली इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे भी सरी। इनमें से ये जो 3 हैं एन, एल और एम, तीनों क्वांटम नंबर्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द्वारा दिए गए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द्वारा दिए गए। ये जो तीनों थे ना, एन, एल और एम, ये तीनों क्वांटम नंबर्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये किसी से नहीं, ये एज्यूम किया गया है, ये एज्यूम किया गया है, इसे लिख दो जल्दी से। अब हम बात कर रहे हैं डिटेल्स में, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में, फिर एजीम्यूथल के बारे में, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में और फिर हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। लिख दो इसे जल्दी से, लिख दो इसे। और क्या बोलेंगे,
n जो है उसे ऑर्बिट या शेल से डिनोट किया जाता है, मतलब शेल या ऑर्बिट को n से डिनोट किया जाता है, सब शेल्स के लिए l डिनोट किया जाता है, ऑर्बिटल्स को m से डिनोट किया जाता है और स्पिन को स्मॉल s लिख दो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे हेडिंग डाल देना, पहला पॉइंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल n, स्मॉल n से अपन इसे डिनोट करते हैं और नीचे स्टार पॉइंट डाल के लिख देना इट डिस्क्राइब्स साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दो जल्दी से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, लिख दो इसे जल्दी से, लिख दो इसे। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें n की वैल्यू दे रखी है तो हम यहां से नंबर ऑफ सबशेल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स। तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो जाएंगे सर, वो n के बराबर हो जाएंगे। अगर आपने n बराबर 2 ले लिया तो वहां पर नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, लिख दो जल्दी से। नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल्स टू n, n के बराबर ही नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो बराबर होते हैं n स्क्वायर के, नंबर ऑफ सबशेल्स बराबर होते हैं n के, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बराबर होते हैं n स्क्वायर के। ऑर्बिटल क्या होता है ये सब चीजें अभी अपन अच्छे से समझेंगे। ऑर्बिट समझ में आता है, बोहर ने दिया था, ऑर्बिटल श्रोडिंगर से समझ में आएगा, अभी सब समझेंगे अपन। लिख दो जल्दी से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, उसे हम स्मॉल n स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ध्यान देना नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर, ऐसे लिखना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मुझे n दिया हुआ है, n की वैल्यू पता है, तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मैं निकाल सकता हूं। कैसे, समझना समझना, ये होता है 2n स्क्वायर। अब मैंने क्या किया ना, एक ऑर्बिटल जो होता है ना, एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को पहली बात तो ऐसे डब्बे से डिनोट करते हैं, जो ऑर्बिटल होता है ऑर्बिटल को ऐसे डब्बे से डिनोट किया जाता है, और इस डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं अपन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने ऑर्बिटल है हमारे पास, n स्क्वायर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स सर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और n स्क्वायर है तो 2 इंटू n स्क्वायर, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास 2n स्क्वायर, लिख दो इसे जल्दी से। मतलब अगर हमारे पास n की वैल्यू है, अगर मैंने ऐसे ले लिया कि n बराबर 1, मैंने ऐसे ले लिया n बराबर 1, तो मैं उस ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूं, 2n स्क्वायर के बराबर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर मैं फिल कर सकता हूं। अरे बात समझ में, तो ऐसा भी लिखेंगे अभी अपन, इसे अभी लिखेंगे, इसे हटा रहा हूं मैं। चलो ये लिख दिया सभी ने, स्टार पॉइंट डाल के फिर से लिखना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। अगर कोई तुम्हें बोलता है के शेल में बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमें पता है के शेल के लिए n बराबर कितना होता है सर, 1 होता है, n बराबर होता है के शेल के लिए 1। फर्स्ट ऑर्बिट, समझ में आती बात, n बराबर 1 मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n स्क्वायर है ना, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं के शेल में। फिर बात कर सकते हैं के के बाद एल शेल में कितना हो जाएगा, n बराबर 2, तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर 8। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में या सेकेंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। फिर बात कर सकते हैं के एल एम शेल, n बराबर 3, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 9 2 18, ये भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं n शेल, n बराबर आ जाएगा यहां पर 4, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सर 2 इंटू 4 और 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 2 32, लिख दो इसे जल्दी से, लिख दो इसे। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, जो बोहर का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं,
के के बाद एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, एम शेल में 16 18 और एन शेल में हम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। लिख दो जल्दी से। और ये जो नंबर आ रहे हैं किसके हिसाब से आ रहे हैं कि हम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम बोल दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। मान लो सपोज अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं तो यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 3n² हो जाते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। आपको एक सपोज मतलब ये समझ लो एक इमेजिनरी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने तो ऐसा आ सकता है। लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से फिल कर सकते हैं। एक नए साइंटिस्ट आएंगे पाउली, एक तो एटॉमिक में इतने सारे साइंटिस्ट के नाम है, बच्चा वैसे ही परेशान हो जाता है। सुनो ध्यान से, पाउली करके एक साइंटिस्ट आएंगे अभी आगे। उन्होंने क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से फिल कर सकते हैं, 3 नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो सब चीजें पढ़ेंगे अपन आगे, मैं केवल यहां बता रहा हूं। तो एक्चुअल तो 2n² सही है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है एग्जामिनर कि सपोज एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो बताओ m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर पाओगे? तो हम बोल देंगे सर m के लिए n बराबर 3 है, तो वहां पर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो 3n² हो जाएगा वो, मतलब 3 × 3 का होल स्क्वायर। समझ में आती बात? तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 × 9 = 27 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर पाएंगे। ये कब की बात है? जब इमेजिनरी क्वेश्चन बने कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो m शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं? सर 27। ऐसा भी क्वेश्चन यहां से बन जाता है। मैं हटा रहा हूं इसे तो हो जाएगा। ये लिख दो जल्दी से, लिख दो इसे। ये वाला नहीं करेंगे, वैसे हमें तो 2n² याद करना है। 2n² आया कैसे वो भी आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स याद रखो n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स याद रखेंगे n², वहां से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2n² आपको याद रहेगा। हो जाएगा ये। तो ये तो बात थी हमारी, ये जो कहानी थी हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। आगे हम बात करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में। चलो लिख दो जल्दी से सेकंड पॉइंट, एजीम्यूथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। लिख दो जल्दी से। और ये क्या डिनोट करता है तो लिख देना जल्दी से। ये शेप बताता है। क्या बताता है? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताता है। ये शेप बताता है कि स्पेरिकल है, डम्बल्ड है, डबल डम्बल्ड है। ये सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। वापस सर आप बोल रहे हो हर चीज आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? तो जो यहाँ पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जो रिमेनिंग चीजें हैं जो मैं बोल देता हूं वो अपन आगे पढ़ेंगे। परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। लिख दो जल्दी से। एजीम्यूथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर क्या बताता है? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सर एनर्जी बताता है और उसकी साइज बताता है। आ रही बात समझ में? एल बताएगा उसका शेप। तो लिख दो जल्दी से। एल बराबर अगर 0 लिया तो उसे हम बोला जाता है एस सबशेल। और एस नाम कहां से लिया गया है? लिया गया है शाफ्ट से। एल बराबर 1 है तो सबशेल क्या हो जाएगा? पी। और पी कहां से लिया गया है? लिया गया है प्रिंसिपल से। लिख दो जल्दी से। एल बराबर 2 है तो उसे हम बोलते हैं डी सबशेल। और डी कहां से लिया गया है? डी मतलब होता है डिफ्यूज्ड। मतलब ये जो sp-df-g हम लेके चल रहे हैं, ये सबशेल्स के नाम यहां से डेराइव किए गए हैं। बस ऐसे लिखना है। तो लिख दो जल्दी से। एल बराबर 0 एस और एस सबशेल, एल बराबर 1 तो पी सबशेल, एल बराबर 2 तो डी सबशेल, एल बराबर 3 तो एफ सबशेल। लिख दो इसे जल्दी से। ये सब चीजें वापस आने वाली है आगे, लिख दो अभी तो फिलहाल तौर पे। बस इतना याद रखना। एस के लिए एल कितनी वैल्यू? 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3। इतना याद रहेगा। इतना तो याद रखना पड़ेगा। sp-df लिख दो जल्दी से। लिख दो, ये सब आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट लिखना साथ के साथ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n पॉसिबल वैल्यू ऑफ l। देखो पहले हमने जो बात की थी गिवन वैल्यू ऑफ l के लिए सबशेल n, ऑर्बिटल्स n², पता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n की कोई वैल्यू दे दी मान लो, उसके लिए परमिसिबल वैल्यू ऑफ l क्या क्या हो सकती है? तो लिख देना 0 to n-1 कुछ भी हो सकता है। 0 से n-1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लिख दो इसे जल्दी से। मतलब क्या है? अगर आपने सपोज एग्जांपल में बता रहा हूं, अगर आपने n बराबर 1 लिया ना,
अगर n बराबर 1 लिया तो जो l की वैल्यू है क्या हो सकती है सर, 0 भी हो सकती है और n-1 मतलब 0 ही रहेगी। n-1 है तो n तो कभी भी नहीं हो सकती ना, 1 तो कभी भी नहीं होगी सर, 0 ही रहेगी, यही रहेगा। और l बराबर 0 किसके लिए होता है, l बराबर 0 होता है सर s के लिए, s सब शेल के लिए। समझ में आती बात। अगर आपको दिया हुआ n बराबर 2 तो बताओ l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर, l की वैल्यू 0 से n-1 तक कुछ भी हो सकती है। 0 से n-1 मतलब 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। समझ में आ रही की बात अच्छे से, मतलब s सब शेल भी हो सकता है और p सब शेल भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है अच्छे से। दोबारा सुनो, अगर हमें n की वैल्यू दे रखी है तो जो l की वैल्यू है वो 0 से n-1 तक कुछ भी हो सकता है। अगर n बराबर 1 है तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, n-1 मतलब वो तो 0 रहेगी। n बराबर 2 है तो l की वैल्यू जो है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर 0 हुआ तो उसे हम s बोल देंगे, 1 है तो उसे हम p सब शेल बोल देंगे। ऐसे देख लो। अगर आपको और मैं बोल देता हूं आगे, अगर n बराबर 3 दिया होता तो मैं क्या बोलता है, l बराबर जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। 3 नहीं होगा क्यों, क्योंकि 0 से n-1 ही डिफाइंड है, 0 से n डिफाइंड नहीं है, यहाँ 3 नहीं आ सकता, n-1 है वो। समझ में आ रही बात अच्छे से। अगर ये 0 1 2 है तो इसके लिए s, इसके लिए p और इसके लिए d, मतलब क्या बोलेंगे, जो थर्ड ऑर्बिट है उस थर्ड ऑर्बिट में कितने सबशेल्स प्रेजेंट है सर, 3 सबशेल प्रेजेंट है, एक तो s, एक p और एक d, ये तीनों सबशेल उसमें प्रेजेंट होंगे। आ रही बात समझ में अच्छे से। क्या f आएगा, क्या f नहीं सर, f तो नहीं आएगा, f के लिए तो l बराबर 3 होता है, 3 तो यहाँ पर वैलिड नहीं है, मतलब 4th पीरियड के बाद में f सबशेल आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर अच्छे से, लिख दो जल्दी से, लिख दो। ये सब तुम पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इतनी बार आएगा, इतनी बार आएगा कि बच्चे ये बोलते सर ये तो हमें याद ही हो चुका है, याद हो चुका है। बच्चे से अगर नींद में उठा के भी पूछ लेंगे ना हम कि बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे सर, n², कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, 2n², ऐसे बोल देता है, याद हो जाएंगे, कोई परेशान नहीं होना है। लिख दो इसे जल्दी से। क्लियर है चीज। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं बोलता हूं, क्या n की वैल्यू l के बराबर हो सकती है, क्या n की वैल्यू l के बराबर हो सकती है, नहीं सर नहीं होगी। क्या बोलेंगे सर, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी ही होगी, ये भी लगा देना 3 स्टार, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि सर 0 से n-1 तक ही l डिफाइंड है। क्या n की वैल्यू 3 है तो क्या है l की वैल्यू 3 दिख रही है तुम्हें, नहीं सर 2 तक ही है, 2 के बाद में नहीं है। तो n की वैल्यू l से तो हमेशा बड़ी ही होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझना, कैसे इंपॉर्टेंट है समझना। कोई आपको बोलता है, यहां पर ही लिख देना तुम तो सारी चीजें, बाद में भी आएंगी वैसे। कोई आपको बोलता है क्या 1p एग्जिस्ट करेगा, 1p, तो तुम बोले 1p सर, इसके लिए 1p जो 1 दिया होता है ना, 1, ये 1 होता है n को डिनोट करता है, और जो p दिया होता है ये l को डिनोट करता है। ध्यान देना, ये जो 1 है, 1 कहां से आया, n से आया, और p कहां से आया, l से आया। तो मुझे बताओ जल्दी से, यहां पर n बराबर कितना सर, n बराबर 1, l बराबर कितना सर, l बराबर भी 1। क्या बताओ जल्दी से, p के लिए l बराबर 1 होता ना, पढ़ा है ना अभी अपन ने, यहां से भी देख लो, s के लिए l बराबर 0, p के लिए l बराबर 1 होता है। तो यहां पर मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 1p वाला जो सबशेल है, 1p करके कोई सबशेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, कोई आपको बोलता है 2p, ऐसे ध्यान देना, 2p बोलता है, तो मुझे बताओ 2p में क्या बोलेंगे सर, ये जो वैल्यू है ये n की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास l की वैल्यू है। समझ में आती बात अच्छे से। अच्छा, n बराबर कितना दिया है सर, n बराबर 2 है, और l बराबर कितना है सर, l बराबर जो है 1 है, l बराबर 1 है। क्या n ग्रेटर देन l है, हाँ सर, ये वाला ऑर्बिटल पॉसिबल हो जाएगा, मतलब ये वाला जो सबशेल है 2p करके अपन लिख सकते हैं। ऐसे अभी अपन धीरे धीरे आगे चीजें पढ़ते चलेंगे। लिख दो इसे जल्दी से, ऐसे लिख देना, 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2p एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, कोई आपको बोलता है, चलो एक एग्जांपल ट्राई करना सभी बच्चे, क्या 2d, ऐसे लिख देता हूं मैं 2d, क्या 2d एग्जिस्ट करेगा, क्या ट्राई करो जल्दी से वीडियो पॉज करके। ये किसकी वैल्यू है, n की, और ये किसकी वैल्यू है, l की। जल्दी से n और l की वैल्यू लिख के सोचो जल्दी से, क्या 2d एग्जिस्ट करेगा, क्या बना लिया सभी ने, चलो ध्यान दो फिर। सर n की वैल्यू कितनी है, 2, आई होप कि सभी से बन गया होगा, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे।
सर n बराबर 2 हो जाएगा और l बराबर कितना है सर d है ना, तो 0 के लिए s, p के लिए 1, d के लिए 2, यहां पर l बराबर 2, सर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, मतलब 2d जो है 2d सब शेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2p एग्जिस्ट करेगा, 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा अच्छे से, लिख दो जल्दी से, लिख दो। तो मैं एक लाइन यहां पर ऐसे लिख देता हूं, 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा और 3f भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट, लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज मैं आगे यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना, इसे 3 स्टार लगा देना। ये जो तीनों है, 1p सबशेल एग्जिस्ट नहीं करता, 2d सबशेल एग्जिस्ट नहीं करता, 3f भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिख दो। क्यों हमने ऐसा बोला, क्योंकि n की वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो l की वैल्यू है परमिसिबल वैल्यूज वो 0 से n-1 तक के लिए ही डिफाइंड है। क्लियर अच्छे से, थोड़ा सा यहां पर आपको मैं डीप में पहुंचा दिया हूं, जो चीजें आगे यूज होंगी मैंने यही समझा दी है, समझ में आ गया। दोबारा से रिवाइज करते हैं, n की वैल्यू साइज और एनर्जी को बताती है, समझ में आती बात। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर के बराबर होते हैं। एजीम्यूथल में क्या बोलेंगे सर, n की वैल्यू अगर हमें दे रखी तो l की वैल्यू 0 से n-1 तक के लिए डिफाइंड है, मतलब n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी, बराबर या छोटी नहीं होगी, बराबर या छोटी नहीं होगी। आ रही बात समझ में, n की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए l से, ये हमने पढ़ा, लिख दो जल्दी से। और हमने ये भी बात की कि अगर l बराबर 0 तो उसे हम s सबशेल बोलते हैं, l बराबर 1 है तो उसे हम p सबशेल बोलते हैं, l बराबर अगर 2 है तो उसे हम d सबशेल बोलते हैं, लिख दो इसे। चलो ये तो हमने बात की एजीम्यूथल की। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, लिख दो जल्दी से। क्या बोल रहे हैं, इट डिस्क्राइब्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 3D में किस तरीके से ओरिएंट है वो अपन अभी पढ़ेंगे। उसमें एंगल दिया जाता है, मतलब जेड एक्सिस से कितने एंगल पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है वो आपको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लिख दो जल्दी से, लिख दो लाइन। क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो 4 ऑप्शन दे दिए, n, l, m और s। तो मुझे बताओ शेप कौन बताता है, सर शेप बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो तुम्हें आंसर क्या लगाना है, टिक करना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर चीज, अच्छे से लिख दो जल्दी से। इट डिस्क्राइब्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l। अब l की जो वैल्यू दे रखी है ना, उसके लिए परमिसिबल वैल्यू ऑफ m होती है -L2 + l। तुम बोलोगे सर ये सारे फॉर्मूले आते कैसे जा रहे हैं, ये आते कैसे जा रहे हैं। तो ये जो जितने भी अपन रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सब वैल्यू हम पढ़ रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ये सारी चीजें आ रही है, लेकिन अभी हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी नहीं है, क्योंकि उस ध्यान दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो कैसे सोल्व होती है उसके लिए हायर इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स लगती है, वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है। तो हमें केवल रिजल्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले रिजल्ट्स पढ़ा रहा हूं जो कि काम के हैं, फिर जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि काम का नहीं है वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर, अच्छे से क्लियर है। हमने n की बात की, l की बात की, अभी हमें बात कर रहा हूं m की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। लिख दो परमिसिबल वैल्यूज ऑफ m। m की परमिसिबल वैल्यू क्या होंगी, -L2 + l। लिख दो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर मुझे l की वैल्यू पता है ना तो मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकता हूं एक फॉर्मूले से, 2l + 1, 2l + 1। ये भी लिख दो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और डब्बे में पैक कर देना, 3 स्टार लगा देना। इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है वैसे, 3 स्टार तो इसे भी लगना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ l, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ m -L2 + l। लिख दो इसे जल्दी से। अब मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं, एक टेबल बनाते हैं, ये लिख दो। चलो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं n तो l, और मैं लास्ट में बात करता हूं m की, ऐसे ध्यान देना।
और ये याद भी होना चाहिए, तीनों क्वांटम नंबर जो है एन एल एम किसने दिए थे सर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिले थे, ठीक है ना। चलो अगर मैं n की वैल्यू बात करता हूं, अगर n की वैल्यू 0 है, नहीं 0 क्यों, अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो जो l की वैल्यू है क्या होगी सर, 0 से n-1 मतलब 0 ही होगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 ही होगी। अच्छा अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू बताओ सर, m की वैल्यू आपने बोली -L2 + L होगी, तो क्या बोलेंगे सर, ये भी 0 ही होगी, 0 ही होगी। समझ में आता अच्छे से। तो ध्यान देना, जो ये m है ना, ये m बताता है डब्बे को, किसको, डब्बे को, मतलब 0 मतलब एक डब्बा, 0 मतलब एक डब्बा। लिख दो इसे, जल्दी से लिख दो इसे। चलो आगे बात करते हैं। अगर n बराबर 2 दिया हुआ है, अगर n बराबर 2 दिया हुआ है तो l की जो वैल्यू है क्या होगी सर, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ऐसे ही है ना, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, दोनों चीजें पॉसिबल है। ध्यान देना, इसे मैं नीचे लिख रहा हूं, वैसे तो 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। अगर n बराबर 2 है तो l की वैल्यू 0 से n-1 तक कुछ भी हो सकती है, 0 और 1 दोनों होगी। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी सर, -L से +L, सर ये भी 0 होगी। 1 है अगर l की वैल्यू, तो ये कितनी होगी सर, -1 से +1, -1 से +1, तो -1 से +1 के बीच में 0 भी तो आएगा, 0 भी आएगा सर। दोबारा सुनो, एक बार में समझना ही आएगा, दोबारा सुनो। n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो सर l की वैल्यू जो है ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना 0 to n-1 होती है, और m की जो वैल्यू होती है -L से +L होती है, ठीक है ना। अगर ये l की वैल्यू 0 से n-1 है तो क्या होगा, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 है तो ये भी 0। यहां पर देखिए अगर n बराबर 2 है तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 2-1 मतलब 1 भी हो सकती है, दोनों हो गया। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी सर, 0 होगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो सर वो -1 से +1 कुछ भी होगा, तो -1 से +1 के बीच में 0 भी तो आएगा, ठीक है ना। तो इनको जो डिनोट किया जाता है, इनको ऐसे डिनोट किया जाता है 3 डब्बों से, ये 3 डब्बे हैं, क्लियर है, अच्छे से लिख दो इसे जल्दी से। अच्छा मैं और साथ में बता देता हूं, अगर मैं बात करता हूं तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है 1s, कैसे लिखा जाता है 1s, इसे लिखा जाएगा 2s, कैसे मैंने लिख दिया सर, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है सर, s के लिए होती है। थोड़ा सा बच्चे बोले बस अब तो गए, कुछ नहीं जाना है यार। l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p, 2 होती है d के लिए, 3 होती है f के लिए, तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, 0 1 2 3, ये तो यार गिनती गिनना है। चलो l की बात करते हैं, l की वैल्यू 1 होती है p के लिए, तो ये हो जाएगा 2p सब शेल के लिए, और 2p सब शेल में मैं बोलूंगा अगर l की वैल्यू 1 है तो m की जो वैल्यू है -1 0 +1 कुछ भी हो सकती है। चलो ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ते हैं। अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो क्या बोलेंगे सर, अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो l की वैल्यू 0 से n-1 तक कुछ भी होगा, 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, क्लियर है चीज। आ जाओ इधर, m की वैल्यू क्या बोलेंगे सर, अगर 0 है तो 0, 1 है तो -1 0 +1 कुछ भी होगा। अगर -2 है तो अगर ये l बराबर 2 है तो m की वैल्यू सर -2 से +2 कुछ भी, -2 से +2, तो -2 -1 0 +1 +2, ये सारी वैल्यू आएंगे, ये सारी वैल्यू आ सकती हैं। तो बताओ जल्दी से सर, यहां पर एक डब्बा, यहां पर 3 डब्बे, 3 डब्बे मतलब 3 ऑर्बिटल्स, यहां पर कितने डब्बे होंगे, 1 2 3 4 5, 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डब्बे बना दो, 5 डब्बे बना दो। ये जो -2 -1 ये क्या बता रहे हैं, ये डब्बों के नंबर नहीं बता रहे, ये बता रहा ओरिएंटेशन बता रहा है। क्या बता रहे हैं, ये ओरिएंटेशन बताते हैं। तो लिख दो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, दोबारा सुनो, बहुत ईजी है सर। अगर हमें n की वैल्यू 3 दे रखी है, n की वैल्यू 3 दे रखी है, l जो है 0 से 3-1 2 तक कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 भी हो सकता है। अगर ये 0 है तो 0 है, ये 1 है तो -1 से +1 होगा, ये 2 है तो -2 से +2 होगा। ये लिख दो, जल्दी से लिख दो सभी। अच्छा अगर मैं इसे बात करता हूं, इसे क्या लिखेंगे अपन, बताओ जल्दी से सर, 3s क्या लिखेंगे, इसे 3s लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3p और इसे हम लिखेंगे
बताओ जल्दी से क्या लिखेंगे 3d। ये कैसे लिख दे रहे हो सर? अरे यार 3d देख के बताओ, n की वैल्यू 3, d की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू बताओ सर 2, तो वही तो है। सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर ये लाइन नहीं भी याद हो रही हो ना तो कोई परेशानी नहीं है, आगे याद हो जाएगी, आगे याद हो जाएगी, अभी लिख दो। चलो यहां से मैं एक फॉर्मूले का प्रूफ भी बता रहा हूं। हमने क्या बात की, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है 12 प्लस 1। ध्यान देना, ध्यान देना, अगर l बराबर 0 है तो ऑर्बिटल्स कितने, डब्बे कितने, एक डब्बा, ठीक है ना। 12 प्लस 1 में लगाओ फॉर्मूला 2 इंटू 0 प्लस 1, 1 आ गया समझ में, प्रूफ है। चलो l बराबर अगर 1 है तो 12 प्लस 1 में 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3 होना चाहिए था। क्या 3 डब्बे आ गए, 1 2 3 डब्बे आ गए, ठीक, 3 डब्बे आ गए। अच्छा आगे बात करते हैं, अगर l बराबर 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना, 5 डब्बे होने चाहिए ना। तो 5 डब्बे देखो, 1 2 3 4 5, 5 डब्बे यहां पर दिख गए। तो 12 प्लस 1 दिख गए तुम्हें अच्छे से, ठीक। अच्छा एक चीज और बताते हैं, अगर आपको n की वैल्यू पता है, क्या बोल रहे हैं, अगर आपको n की वैल्यू पता है तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। सर अभी आपने याद कराया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बताओ जल्दी से, n², ऐसा बताया था मैंने, n² बताया था, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर n की वैल्यू अगर हमें पता है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे n² और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2n², बताया था। तो मुझे बताओ, ध्यान दो, अगर n बराबर 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए सर, 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। 9 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। क्लियर चीज, अच्छे से लिख दो जल्दी से, मैं यहां पर चाहूं तो लिख भी देता हूं। थर्ड ऑर्बिट में 9 ऑर्बिटल्स, 9 ऑर्बिटल्स, और ये आया कैसे, 3 स्क्वायर से, n² से, आ रही बात समझ में, n² से 9 ऑर्बिटल्स। लिख दो जल्दी से, यहां पर देख लो सर, यहां पर n बराबर 2 है तो 4 ऑर्बिटल्स होने चाहिए थे। दो, एक ऑर्बिटल ये रहा, ये डब्बा यहां पर एक, और एक डब्बा इसके लिए, और 3 डब्बे यहां पर, टोटल 4 डब्बे हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स हो गए। तो देखो ये टेबल ऐसे याद नहीं करनी, पहली बात तो याद नहीं करनी है, कुछ याद नहीं करना, केवल समझना है। याद क्या करना है, याद ये करना है कि अगर n की वैल्यू पता है तो ऑर्बिटल्स n², इलेक्ट्रॉन्स 2n²। अगर मुझे n की वैल्यू पता है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से n-1 तक कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे l की वैल्यू दे रखी है तो मेरे पास m की वैल्यू -l से +l कुछ भी हो सकता है। ये याद रहेगा, याद रहेगा, इतना ही याद करना है, ठीक। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला n² भी हो सकता है और 12 प्लस 1 भी हो सकता है। 12 प्लस 1 कैसे, अगर मुझे l की वैल्यू दे रखी है तो उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो पता चल जाएगा। अगर मुझे n की वैल्यू पता है तो उस ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो मुझे पता चल जाएगा। क्लियर अच्छे से, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, ये चीजें फिर से आएंगी तो परेशान नहीं होना है, इनके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी अपन आगे देखेंगे। चलो लिख देते हैं, आगे लास्ट लिख देना स्पिन क्वांटम नंबर। तो 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए, अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। फोर्थ हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, और लिख देना इट रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस। मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। आ रही बात समझ में, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, किस भी तरीके से। एक्चुअली वो हम डिफाइन नहीं कर पाते, तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ -½ एस कैन ओनली हैव 2 वैल्यूज। 2 वैल्यूज में कौन कौन सी, +½ एंड -½ अब जनरली क्या होता है ना, जनरली बता रहा हूं मैं, जनरली ये होता है कि +½ मतलब ऐसा बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज में घूम रहा है, -½ मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। लेकिन ये क्या है, जनरली स्पिन क्वांटम नंबर इसका कोई वैलिडेशन नहीं देता है। क्या बोल रहे हैं वो भी समझो, जो +½ और -½ है ना, ये अपन ने अपनी सहूलियत के लिए, अपने इजी के लिए हमने +½ को क्लॉकवाइज और -½ को एंटी क्लॉकवाइज के लिए मान लिया, एज्यूम कर लिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में +½ का मतलब, जो +½ का मतलब है, कोई आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि क्या +½ का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है, अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन आ रहा है वो क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं, हम डिफाइन नहीं कर सकते।
माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में, हम डिफाइन नहीं कर सकते। वही लाइन मैंने यहां लिखी हुई, ये क्या बोल रहे हैं, इट इज आर्बिट्रेरली अज्यूम्ड दैट, आर्बिट्रेरली मतलब रेंडमली अज्यूम्ड दैट क्लॉकवाइज स्पिन इज प्लस हाफ एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इज माइनस हाफ, लेकिन अज्यूम किया गया है, पहली बात। अदरवाइज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ रिप्रेजेंट्स टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स। अब ये नाम ही अपने आप में बहुत भारी है, इसका कुछ नहीं है, लिख दो बस, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स, दो डिफरेंट टाइप की मैकेनिकल स्टेट्स, एक दोनों एक दूसरे की अपोजिट होंगी, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो हमें नहीं पता है, ठीक है ना। विच हैज नो क्लासिकल एनालॉग, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जेई एडवांस ने एक बार, जेई एडवांस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये वाली लाइन उसमें थी जो कि ट्रू थी, और बच्चों ने क्या टिक कर दिया, प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज, माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है, क्या बोल रहा है ये, प्लस हाफ माइनस, अदरवाइज प्लस हाफ माइनस हाफ रिप्रेजेंट्स टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैज नो क्लासिकल एनालॉग। नो क्लासिकल एनालॉग का मतलब है कि प्लस हाफ का मतलब ये मत समझ लेना कि क्लॉकवाइज है, माइनस हाफ का मतलब ये मत समझ लेना कि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रही है। लिख दो इसे जल्दी से, तो आपकी लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। विच हैज नो क्लासिकल एनालॉग मतलब प्लस आपका मतलब ये कतई नहीं है कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, माइनस आपका कतई मतलब नहीं है कि वो एंटी क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ में, इसका मतलब कितना, इतना सा है, अगर मैंने इसे क्लॉकवाइज बोल दिया तो जस्ट अपोजिट माइनस साइन का मतलब ये है उसका अपोजिट, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है एक दूसरे की अपोजिट होती है, एक दूसरे की अपोजिट होती है, और उसे हम जो है ना आगे पढ़ेंगे टॉपिक में, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने ये डब्बा बनाया, एक ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो दोनों को शो कैसे किया जाता है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर बता देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे, यहां से ऐसे समझ में आता है। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम जनरली प्लस हाफ स्पिन का बोल देते हैं, और जो नीचे की तरफ बता रहे हैं उसे जनरली माइनस हाफ का बोल देते हैं, ठीक है ना। इसे मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, ऐसे कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन नीचे है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे भी डिनोट कर, दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसलिए अपन क्या करते हैं, ये वाला जो है डिफाइन कर देते हैं, ये वाला नहीं करते ऐसा। लेकिन क्या ये सही है सर, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, मैं हटा रहा हूं इसे, अपन आगे पढ़ेंगे, केवल समझाने की चीज थी, हो जाएगा अच्छे से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, फिर से आ सकती है। प्लस आपका मतलब कतई नहीं है कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन हो रही है उसकी, नहीं है, हो जाएगा। और क्या स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आई थी, नहीं, ये एज्यूम की गई थी, ये एज्यूम की गई थी, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, अपन को याद नहीं करना है। साइंटिस्ट के नाम वैसे ही इसमें बहुत सारे हो गए, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा ये, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे लिखेंगे हेडिंग ऑर्बिटल। तो हमने तो क्वांटम नंबर्स में चारों क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में स्टडी की है, डिटेल में पढ़ा है। अब वहां पर आपका डाउट आना चाहिए, सर ऑर्बिट तो आपने बोहर में समझा दिया कि सर्कुलर पाथ जो होता है वो ऑर्बिट होता है, फिर ये ऑर्बिटल और सबशेल होते क्या है, सबशेल और ऑर्बिटल होते क्या है। तो ध्यान देना, सबशेल तो SPDF होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, वो सब अपन अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल क्या होता है, ध्यान देना, स्टार पॉइंट आके लिख देना जल्दी से कि ऑर्बिटल इज द रीजन इन 3D, लिख देना, ऑर्बिटल इज द रीजन इन द स्पेस मतलब 3D अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब क्या हो रहा है कि जब तक अपन बोल रहे थे बोहर मॉडल की बात, तो क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट हो रहा है। लेकिन यहां हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल का मतलब, ऑर्बिटल का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से कहीं भी हो सकता है 3D में, लेकिन जहां मैक्सिमम पाया जाएगा ना, जहां मैक्सिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, उस रीजन को हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल बोल दिया। लिख दो इसे जल्दी से, लिख दो। और ऑर्बिटल को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो मान लो ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की चारों तरफ ऑर्बिटल्स ऐसे, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये न्यूक्लियस के पास ज्यादा डेंस होता है, और दूर जाते 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 ये थोड़ा इसकी डेंसिटी जो है कम हो जाती है। तो ये है तुम्हारा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ऑर्बिटल क्या बोल रहे हैं,
ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। क्या ये सर्कुलर पाथ होगा? नहीं, सर्कुलर पाथ बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी आर्बिट्रेरी पाथ हो सकता है। लिख दो जल्दी से, ये ऑर्बिटल को मैंने यहां पर डिनोट कर दिया। अगर कोई तुमसे बोले ये क्या है, ये क्या है, ये तो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, ये है ऑर्बिट, और ये क्या है जो मैंने बनाया, ये है ऑर्बिटल। आ रही बात समझ में अच्छे से? और ये तो मैंने आपको 2D यहां पर बनाया है। अपन जब पढ़ेंगे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होते हैं, एसपीडीएफ जब पढ़ेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसे बस बना लो। तो ये होता है ऑर्बिट और ये होता है ऑर्बिटल, लिख दो इसे। अपन इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। तो क्या बोले, ऑर्बिट तो बोहर ने दिया था, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। क्या वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ दिख रहा है? नहीं सर, ये कुछ भी हो रहा है, लिख दो यहां पर। चलो, ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्बिटल, ये हो जाएगा ऑर्बिट। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं डिफरेंस, लिख दो। एक तरफ बना दो ऑर्बिट, दूसरी तरफ बना दो ऑर्बिटल, लिख दो। ऑर्बिट क्या है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। ये क्या बोले, ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, लिख दो इसे। ये हमने समझ भी लिया। क्या बोले, इट रिप्रेजेंट्स 2D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इट रिप्रेजेंट्स 3D मोशन, 3D लिख देना, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो आगे बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, बताओ जल्दी से। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऑर्बिट मतलब शेल है ना, एन बराबर अगर हमें दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे सर? अभी आपने बताया था 2n², याद हो जाना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² होते हैं, इसलिए 2n²। यहां पर क्या बोले, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन और एक ऑर्बिटल में, सर वो तो 2। ये किसने बताया था? पाउली ने बताया था। पाउली नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया, वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट भी है, आगे पढ़ेंगे उसे। आगे बात करते हैं। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, ऑर्बिट क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं, लिख देना। क्या बोले, नॉट, ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ऑर्बिटल से और डिफरेंट शेप्स, अपन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे इसे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोले, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग, क्योंकि हमें पता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन को हमने पार्टिकल मान लिया, बोहर ने बोला ये। क्या ऑर्बिट के हिसाब से, ऑर्बिट जो था, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर रिवॉल्यूशन, वो जो रिवॉल्व कर रहा था, क्या वो डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग की थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहा था? नहीं सर, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऑर्बिट जो है, ऑर्बिटल जो है वो इन दोनों की थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके साथ कंसिस्टेंट है, लिख देना इधर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग, इधर लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं आपको लिखा तो देता हूं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि मैंने यहां पर कुछ ऐसा पॉइंट लिखा है था क्या। ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, ये लगा देना 3 स्टार, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने पॉइंट यहां लिखा देना है। ये मैं लिखा दे रहा हूं यहां पर, ये आपको याद रखना है। समझ में कब आएगा? जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ये टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा चल रहा है जो आगे के लेक्चर्स से, आगे के चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम वापस इनकी बातें करेंगे, ठीक है ना। लिख दो, क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल्स आर नॉन, लिखना ऑर्बिट्स, क्या बोलेंगे, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, हेंस दे कैन नॉट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है जान दो, नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, क्योंकि ऑर्बिट क्या है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। जो सर्कुलर है, जो स्पेरिकल है, जो यूनिफॉर्म होता है, उनमें क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या होता है, अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं कर सकता। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये पॉइंट लिख दो, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लिख दो इतना। ऑर्बिटल्स के बारे में क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, एक डायरेक्शनल नेचर शो करते हैं। अगर डायरेक्शनल नेचर शो करते हैं तो ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट लिख दो, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के जो लेक्चर है, आज का लेक्चर थोड़ा सा शायद तुम्हारे लिए ऐसा हो गया होगा, सर हमने सब चीजें नई नई पढ़ी है, अपन थोड़ा सा रिवाइज फिर से कर लेते हैं। ध्यान देना, बताओ जल्दी से सर, अगर n की वैल्यू डिफाइंड है तो हमारे पास नंबर ऑफ सबशेल n के बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² के बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² के बराबर हो जाएंगे। याद हो गया अच्छे से। चलो आगे बात करते हैं। अगर L की बात करते हैं, L अगर मुझे n की वैल्यू दे रखी है तो L की जो वैल्यू है, L की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 हो सकती है।
मतलब यहां से मैं बोल दूंगा n हमेशा l से बड़ा होगा, है ना, n हमेशा l से बड़ा होगा। अच्छा, कोई तुमसे पूछे 1p एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए n बराबर 1 और l बराबर भी 1 हो रहा है। n बराबर l कभी भी नहीं हो सकता। 1p हो गया, 2d हो गया, 3f हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं m की। मैं बात करता हूं m के लिए, अगर l दिया हुआ है हमें, तो जो m की वैल्यू है ये -l से +l कुछ भी हो सकती है। और टोटल कितनी वैल्यूज होंगी? तो टोटल वैल्यूज होंगी हमारे पास 2l + 1। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो बना के देख लेना, वो टेबल मैंने बनवाई दी है, बना के देख लेना, हो जाएगा ये। फिर बात करते हैं स्पिन की। हमने बात की स्पिन जो है सर +हाफ -हाफ होती है। +हाफ का मतलब क्लॉकवाइज है? नहीं सर नहीं है। -हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है? नहीं सर नहीं है। ये केवल एज्यूम कर लिया हमने हमारी सहूलियत के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? ये +हाफ -हाफ जो है इज नो क्लासिकल एनालॉग। ये वर्ड जो है ये याद कर लें, नो क्लासिकल एनालॉग। जो स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर है इज नो क्लासिकल एनालॉग, हो जाएगा। ऑर्बिटल ऑर्बिट में जो डिफरेंस हमने पढ़ा है वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां होती है उस रीजन को हमने ऑर्बिटल नाम दे दिया। अच्छे से क्लियर है? कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे के लेक्चर्स में आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, रादर आपने पहली बार पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।